राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग्स में। आज हम लोग बात करेंगे जातिवाद के बारे में। जातिवाद क्या है? वैसे तो जातिवाद के बारे में बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन हम लोग क्या है, सारे पॉइंट्स को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम लोग जातिवाद के बारे में सारे पॉइंट्सों को, जैसे 8-10 जो भी पॉइंट हैं, जो मेजर पॉइंट हैं, उनको हम डिवाइड कर कर जैसे 3-3 पॉइंट एक वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज हम लोग शेयर करने वाले हैं जो पॉइंट, उनको मैं बताना चाहता हूँ आपको। आज हम लोग बात करेंगे जातिवाद क्या है। दूसरा पॉइंट रहेगा कि जातिवाद कब से शुरू हुआ था, और तीसरा पॉइंट रहेगा कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। तो दोस्तों, तो आज हम सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जातिवाद होता क्या है। तो दोस्तों, जातिवाद या जातीयता एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रभावना के आधार पर एक ही जाति के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य जाति के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बताई, जो गूगल पे है। मैं इसका आपको अपनी भाषा में अब बताता हूँ। ये सारी चीज़ एक ही है कि जातिवाद क्या होता है। जातिवाद एक ऐसी चीज़ है जो कि मान के चलिए सभी को पता है जातिवाद वैसे क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी एक डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि जातिवाद ये होता है कि जैसे ठाकुरवाद बहुत है हमारे यहाँ पे। जो जाति ऊंची है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी चलती हैं। सबसे पहली जनरल, दूसरी ओबीसी और तीसरी SC ST। तो ये 3 कैटेगरी चलती हैं। तो इन कैटेगरीज में जो जनरल में आते हैं वो लोग अपने आप को OBC से ऊंचा समझते हैं, और जो OBC में आते हैं वो लोग अपने आप को SC ST में समझते हैं, ST SC से ऊंचा समझते हैं। तो हर एक दूसरे से बड़ा और ऊंचा होना चाहता है। जैसे कि ठाकुर लोग हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ये सारे लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं। और उससे नीचे OBC है। OBC में काफ़ी लोग आते हैं। कुछ लोग तो OBC में जबरन आए हैं, तो जिसमें मैं कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो जबरन आई हैं कि OBC में, वो एक अलग पॉइंट है। वो क्यों आई हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में आरक्षण मिलता है, उसके लिए कुछ जातियाँ, कुछ कम्युनिटी OBC में आई हैं। तो वो दूसरा पॉइंट, वो दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जातिवाद की हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जातिवाद ये है, तो एक दूसरे पे अपना हक जमाना, ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों पे अपना हक जमाना कि हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमारी जूती हो, तुम हमारे सर पे नहीं बैठ सकते। ये ऐसी भावना है लोगों के मन में, छोटी जात के प्रति बड़ी ऊंची जात वालों के मन में। तो ये सारी चीज़ें जातिवाद कहलाती हैं। तो इसके काफ़ी दुष्कर्म होते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन जाति है खस जाति। अब खस जाति के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, खस एक प्राचीन ब्रह्मलिपि भाषा बोलने हिंद आर्य जाति थी। इनकी लिपि को ब्रह्मलिपि तथा खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। इन्हें संको कुषाण की कोई उपजाति मानी जाती है। तो जो खस जाति है, ये एक प्राचीन ब्रह्मलिपि भाषा बोलने वाली हिंदू आर्य जाति थी। इनकी लिपि को ब्रह्मलिपि तथा
या फिर खरोष्टी लिपि कहा जाता है और इन्हें शंकु या कुषाण की कोई उपजाति माना जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो उपजाति है, खस लोगों की उत्पत्ति पूर्वी ताजिकिस्तान के ताजिक व कंबोज व शक जातियों में से होने की आशंका की गई है। भारतीय साहित्यक उल्लेखों में उन्हें गांधार, ब्राह्मलिक, त्रिगृत और मद्र राज्यों में रहते थे। यह भी धारणा है खस लोग काशगर अथवा मध्य एशिया के निवासी थे और तिब्बत के रास्ते वे नेपाल और भारत आए। तिब्बत के रास्ते से नेपाल और भारत आए। साहित्यक उल्लेख क्या है इस बारे में? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में खस जाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत में उल्लेखित खसों ने कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ा था। महाभारत में उल्लेख है इस जाति का। खस जाति के लोगों से खसों कहते हैं। खसों ने कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ा था। मनुस्मृति के अनुसार खस अन्य भारतीय जाति जैसे शक, कंबोज, दारद, पहलव, यवन, पारद आदि जैसे ही प्राचीन मलेच्छ जाति थे जो संसार का त्याग करने से ब्रात्य, क्षत्रिय और मलेच्छ में परिणत हुए। मनुस्मृति में उन्हें ब्रात्य क्षत्रिय के वंशज कहा गया है। प्राचीन खसों ने बौद्ध धर्म धारण किया था। मार्कंडेय पुराण में खस एक हिमालय राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। मार्कंडेय पुराण में खस एक हिमालय राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के सभा पर्व एवं मार्कंडेय तथा मत्स्य पुराण में इनके अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में खसों को पंजाब क्षेत्र और किरात वसाती के बीच वाले इलाके में रहने का वर्णन किया था। महाभारत के कर्ण पर्व में खसों को पंजाब क्षेत्र और किरात वसाती के बीच वाले इलाके में रहने का वर्णन किया था। समझा जाता है कि महाभारत में उल्लेखित खस का विस्तार हिमालय में पूर्व से पश्चिम तक था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में उल्लेखित खस का विस्तार हिमालय में पूर्व से पश्चिम तक था। राजतरंगिणी के अनुसार ये लोग कश्मीर के नेतृत्व कोण के पहाड़ी प्रदेश अर्थात नेपाल में रहते थे। अंततः वहाँ के निवासियों को लोग खसमूल का कहते थे। वहाँ के निवासी जो वहाँ के रहने वाले थे उनको लोग, सारा संसार उन लोगों को खसमूल का कहते थे, खस जाति के कहते थे। ऐतिहासिक उल्लेख क्या है, हिस्टोरिकल स्टोरी क्या है, जो भी है वो ये है। इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन खसों को शकों के वंश मानते थे। सिल्वा लेवी की धारणा है कि खस हिमालय में बसने वाली एक अर्ध संस्कृत जनजाति थी जिसने आगे चलकर बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सुने दोस्तों, सिल्वा लेवी की धारणा है कि खस हिमालय में बसने वाली एक अर्ध संस्कृत जनजाति थी जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। फिर 12वीं शताब्दी में प्रकृति पूजन तथा हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। फिर बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। उसके बाद 12वीं शताब्दी में प्रकृति पूजन तथा हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। तो
दोस्तों खस जाति के बारे में ये सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब अगला जो पॉइंट आता है वो ये है जनजाति वो जातिवादी कब से शुरू हुई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जातिवाद आज से पूर्व 2000 साल पहले 2000 साल पूर्व जातिवादी शुरू हो गई थी। अब वो किस किस लेवल पे हुई थी वो सारी चीज़ें बहुत अंदर हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मनुस्मृति और ऋग्वेद जैसे धर्म ग्रंथों की मदद से किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक इन जाति श्रेणियों को जनगणना की मदद से मान्यता दी गई। भारत में कठोर जाति प्रथा का सूत्रपात कोई 1575 साल पहले हुआ। जो मैंने 2000 साल बताया लगभग वही है। 1575 साल पहले हुआ। गुप्त साम्राज्य ने लोगों पर कठोर सामाजिक प्रतिबंध लगाए। उससे पहले लोग निरंकुश तरीके से आपस में घुलते मिलते थे। उससे पहले लोग बाग आपस में खूब घुलते मिलते थे, किसी से छुआछूत नहीं करते थे। इससे पूर्व तो दोस्तों आपस में घुलते मिलते थे और शादी ब्याह करते थे। शादी ब्याह भी एक दूसरे की जाति में कर सकते थे। पश्चिम बंगाल ने नदिया जिले के कल्याणी विश्वविद्यालय की ओर से हुए एक आनुवंशिक अध्ययन में यह बात सामने आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों अब आप लोग समझ चुके होंगे जातिवाद कहाँ से शुरू हुआ था और जातिवाद क्या है, जातिवाद हिंदुस्तान में कैसे फैल रहा है, सारी चीज़ें। और हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जातिवाद मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शहरी क्षेत्रों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोग शिक्षित हैं, इसलिए वो लोग कम इस चीज़ को मानते हैं जातिवाद को। ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग इतने शिक्षित नहीं हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मानी जाती हैं। और अब तो हमारे हिंदुस्तान में जहाँ तक है कि बड़े बड़े शहरों में, जैसे मैं नाम बताना चाहूँगा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और भी बड़े बड़े जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, इन सभी जगहों पे महानगरों में जातिवाद एक तरह से ख़त्म सा ही हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, एक बोल सकते हैं कि हाँ ख़त्म सा हो चुका है। तो दोस्तों वहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे शहर हैं वहाँ अभी भी है। और मैं तो ये तक भी कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में तो वहाँ तो शादियाँ भी इंटरकास्ट मैरिज हो जाती हैं, शादियाँ भी एक दूसरे की जात से हो जाती हैं, जो कि हिंदुस्तान में जातिवाद का बहुत बड़ा उल्लेख है कि एक दूसरे की जाति में शादी नहीं होती। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में ही होगी, वो किसी बनिया की जाति में नहीं कर सकता, वो किसी के ठाकुर की जाति में नहीं कर सकता, वो किसी के मुसलमान जाति में नहीं कर, जो भी है वो किसी भी अलग धर्म या अलग जाति में शादी नहीं कर सकता, जो कि अब ख़त्म सा होने लगा है बड़े बड़े शहरों में। तो लेकिन हम लोगों को शादी वादी का मैं इतना नहीं बोलता कि कोई किसी की जाति में करे या ना करे, वो मुझे नहीं पता, ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि शादी वादी का मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जातिवाद ख़त्म नहीं होगा दोस्तों तब तक ऐसा रहेगा कि जो नीचे हैं वो एक दूसरे की हीन भावनाएं कि जो लोग हमसे नीचे हैं हम इनके साथ बैठ के भोजन नहीं करेंगे और हम इनके साथ इनके
वही जो चीज़ मैंने पहले भी कई वीडियो में बताई है कि ठाकुर के हैंडपम्प पे नीची जात वाला पानी नहीं भर सकता। ये सारी जातियाँ, ये सारी ये परेशानियाँ, ये सारी ये चीज़ें बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम लोग युवा हैं इस देश के और शिक्षित युवा हैं। तो मेरा मानना है कि अगर युवा किसी चीज़ को ठान ले तो ऐसी कोई चीज़ इस धरती पे, इस विश्व में, इस यूनिवर्स में नहीं है जो कि वो युवा नहीं कर सके। कई सारे एग्जाम्पल हैं जो युवाओं ने ठान लिया, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, कहीं का भी युवा हो। तो मैं तो अपने हिंदुस्तान के युवाओं से ये हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों, आप सभी से यही विनती है मेरी कि जितना हो सके इस जातिवाद को ख़त्म करें, क्योंकि ये जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ तो शायद जो हमारा देश उन्नति कर सकता है वो शायद कभी नहीं हो पाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो ये पहला पार्ट है जातिवाद के बारे में। अब कल हम लोग बात करेंगे जातिवाद की परेशानियां क्या क्या हैं, कौन लोग किन किन परेशानियों से जूझ रहा है इस जातिवाद की वजह से हमारे देश में, और कौन कौन मज़े कर रहे हैं, और जो भी है सारी चीज़ें कल हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, पर जितना हो सके आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे प्रत्येक भारतीय युवा के पास मेरी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी लगे कि हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। पता सबको है, लेकिन क्या है ना, वो एक बूस्टअप करने के लिए कोई चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या पता मेरी इस वीडियो को देख कर उनको वो बूस्टअप हो जाए और वो कहते हैं ना कि क्लच छोड़ दें, फिर गाड़ी तेज़ भागने लगे उनकी इस फील्ड में। इस बार इस परेशानी को सीरियस लें और कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें इस बारे में। और जो भी दोस्त अगर ये सारी चीज़ों को मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें कि हाँ हम लोग सहमत हैं भाई, और हम लोग आपके साथ हैं। तो जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।